प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 22 फरवरी को होने वाला है आपका संस्कृत का पेपर। यूपी बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो जितने भी यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों संस्कृत का 22 तारीख का जो पेपर होने वाला है आपका 70 नंबर का पूरा पेपर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। और पूरे क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप, सॉल्यूशन के साथ आप अभी प्राप्त करने वाले हैं। 1 से लेकर 18 तक सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देखने को मिलेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी दोस्त जिसने भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा यदि पास होना है तो। चलिए तो स्टूडेंट्स, हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। मेरे दोस्तों, इसमें क्या करना है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 2 गद्यांश दे रखे हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, एक का वाला और खा वाला। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन दोनों में से किसी एक के बारे में आपको हिंदी में इसका क्या लिखना है, अनुवाद लिखना है। और ये जो लिए गए हैं कौन से पाठ से लिए गए हैं और इस पाठ को लिखने वाले कवि का नाम क्या है, तो ये आपको संदर्भ में लिखना है और इसका अर्थ आपको लिखना है। तो नैतिक में आप लोगों को इसको बता देता हूँ, ठीक है। इसका अनुवाद आपको बता देता हूँ, बाकी पाठ का नाम और उसके रचिता का नाम आप लिख लेना अपनी किताब में देखकर। देखिए, संस्कृत भाषा पूरा काले सर्वसाधारण जननाम वाग व्यवहार भाषा चा आसित। देखिए, संस्कृत भाषा प्राचीन समय में सर्वसाधारण जनों की, सभी लोगों की बोलने वाली भाषा थी, ठीक है। सर्वसाधारण और बोली जाने वाली भाषा थी। तत्र इदं श्रूयते यत् पुरः को अपि नरः काष्ठभारं स्वशिरसि निधाय काष्ठं विक्रेतुम् आपणं गच्छति स्म। तो प्राचीन समय में सभी लोग इसी भाषा में बोलते थे और किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती थी। और सभी लोग अगर कोई भी कुछ भी सामान खरीदना है, बेचना है, बाज़ार जाते थे ना, तो इसी भाषा में बात करते थे। कहीं पर भी जाते थे, मतलब कहने का मतलब है सभी जगह पर संस्कृत भाषा ही प्रचलित थी। मार्गे नृपः तेना इम लद पृच्छ बहुभारं बाधति काष्ठभार वाहको निरप तत् प्रश्नोत्तरस्य प्रसंगे अवदत् भारं न बाधते राजन यतः बाधति ही बाधते है। तो जिस प्रकार दोस्तों इस भाषा का प्राचीन समय में प्रयोग किया जाता था, तो ये भाषा जो थी बहुत ही क्या थी, सरल थी और सभी लोग इस भाषा का बिना बाहर के क्या करते थे, प्रयोग करते थे। तो इस भाषा को जिस प्रकार से सभी भाषाओं का आज उपयोग किया जा रहा है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा का प्राचीन समय में उपयोग किया जाता था, मतलब बोली जाती थी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। देखिए साथियों, यहाँ पर निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखना है। देखिए, कवि कुलगुरु कालिदास का सारांश आपको क्या लिखना है, हिंदी में लिखना है। विश्व कवि रविंद्र या मदन मोहन मालवीय, इन 3 में से किसी एक का आपको हिंदी में सारांश लिखना है ना। ये तो आप कर ही लेंगे इतना, क्योंकि आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, श्लोक में से किसी एक श्लोक की सह संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। यहाँ पर लिखा है, भाषं पश्यसि यद्यन तथा बुरिहि पुनर्वशा शिरः पश्यामि भाषस्य न गात्रम इति सौब्रवीत। इस प्रकार यहाँ पर का वाला और खा वाला 2 श्लोक आपको दे रखे हैं, जिनमें से किसी एक का हिंदी में अर्थ आपको लिखना है, ठीक है। तो श्लोक आप लोगों ने पढ़े होंगे, थोड़ा सा इसका हिंदी में अर्थ लिख दीजिएगा। अगला, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की ससंदर्भ प्रसंग हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा,
मूढ़हि पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो जिस प्रकार से जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं ना, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनको किसकी संज्ञा दी गई है? पत्थर की। जिस प्रकार एक पत्थर होता है उसकी संज्ञा दी जाती है मूर्ख व्यक्ति को। ठीक है, तो एक का करना था, एक का अर्थ आपको लिखना है, तो इस प्रकार से अर्थ आप लिख सकते हैं। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। तो इस श्लोक का अर्थ संस्कृत में आपको लिखना है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलेन वा। तो इस प्रकार से आप या पहला वाला करें या दूसरा वाला करें। ठीक है, पूरे आंसर भी आपको मैं बताऊंगा, लास्ट तक बने रहिएगा। प्रश्न क्रमांक 6 वाले में क्या करना है? एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए। देखिए यहाँ पर 3 दे रखे हैं, 3 में से किसी एक पात्र का क्या करना है? चरित्र चित्रण। उसके बारे में आपको बताना है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में ही आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। वयम भारतीय पाठ के आधार पर दीपक, दीपक के बारे में लिखना है। ठीक है, या जीमूतवाहन या महात्मन संस्मरणानि। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना है। महात्मनाम कुत्र जन्म लेबे। महात्मा जो होते हैं वो कहाँ जन्म लेते हैं? जीमूतवाहन कस्य पुत्र आसित। तो जीमूतवाहन किसका पुत्र था? तो जीमूत केतु का था। ठीक है, आंसर यहाँ पर कस्य की जगह लिख सकते हैं आप जीमूत केतु, जीमूत केतु। ठीक है, लिख सकते हैं। सुमेधा कस्य तन्या आसित। तो सुमेधा किसकी पुत्री थी? ठीक है, ये आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पर सारी ग्रामर के आंसर भी आपको मैं बता देता हूँ। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। इक प्रत्याहार के वर्ण है। तो इक प्रत्याहार के जो वर्णहार होते हैं दोस्तों वो है आपके इक, है ना। तो यहाँ से आपके हो जाएंगे ये वाला ऑप्शन आपका ई उ ऋषि लिरी, ये इक प्रत्याहार के वर्ण आपके हो जाएंगे। अगला हम बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। अब यहाँ पर 4 हैं, 4 में से किसी एक वर्ण का पूछा है, लेकिन मैं आपको 4 ही बता देता हूँ। ता, जो ता है इसका होता है आपका दंत्य, दंत्य, दंत्य दांत से बोला जाता है दंत्य। और ये नीचे वाला का वाला है इसका होता है कंट्य, कंट्य मतलब कंठ से। और जहाज का होता है इचु, ऐसा नाम तालु, तालु, तालुस बोला जाता है। ठीक है, और पाका बोला जाता है ओफ्ट से, पाका बोला जाता है कहाँ से? ओफ्ट से। इस प्रकार से आप इसका आंसर लगा सकते हैं। अब आपको जो भी करना है कर सकते हैं। अब निम्नलिखित में से किसी एक पद का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, एक पद का ही क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर हरीम, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? बता देता हूँ शानदार तरीके से आपको पूरा पेपर। हरीम, हरीम धन वंदे, हरीम धन वंदे। और संधि का नाम लिखेंगे आप व्यंजन संधि। क्या नाम लिखेंगे? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा वाला नमस्ते, इसका कर सकते हैं आप नमादंते, नमादंते। संधि का नाम क्या लिखोगे? विसर्ग। ठीक है, इसका भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दो एक ही करना है ना। दो बता दिया मैंने। आगे यदि हम बात करें, यदि हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10वें की, 10वें में आपको यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। कविरागत में संधि है। तो साथियों यहाँ पर कविरागत में जो संधि है वो विसर्ग, विसर्ग, विसर्जनीयस्या। ठीक है, विसर्ग का क्या बन गया यहाँ पर? रा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप लिखिए। तो यहाँ पर शब्द रूप लिखना है आपको राजन का, नदी का, मनस का। तो आपने विभक्तियाँ याद करी होगी, नदी, नदीम, नद्यः, नद्येः, नद्यः, नद्यः, नद्याम, नद्योः, नद्योः, नदीभ्यां, नदीभ्यां, नदीभ्यां। इस प्रकार से आपको इनकी किसी एक की लिंक लिखना है, विभक्ति लिखना है तीनों वचनों में।
ठीक है, यहाँ पर तीनों वचनों में नहीं लिखना है, इसके अनुसार लिखना है। जैसे कि नदी की हम चतुर्थी विभक्ति एकवचन की बात करें, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति एकवचन की बात करें, एक का लिखना है तो मैं बता देता हूँ इसका। चतुर्थी विभक्ति नद्य है, क्या बनेगा? नद्य है, नद्य है बन जाएगा। ठीक है, इतना लिख देना आप तो बस हो गया काम। एक का नदी का लिख देना। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पर निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखना है। वारिणे पद है किस विभक्ति एवं किस वचन का रूप है? तो वारिणे, वारिणे, तो यहाँ पर आपका वारिणे हो जाएगा नदी, जैसे कि नदी की जैसे इसका चल जाएगा, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा षष्ठी एकवचन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? एक धातु का रूप निर्देशानुसार परिवर्तित करना है। तो भू धातु को लोट लकार में बदलेंगे मध्यम पुरुष एकवचन, तो इसका बनेगा दोस्तों भव, बस भव आपको लिखना है। ठीक है, और इसकी भी बात करें तो इसको लट लकार में बदलना है प्रथम पुरुष द्विवचन में, तो इसका बन जाएगा इसका बनेगा इस्ततः। ठीक है, लेकिन आपको एक ही करना है, यही आप तो कर लीजिए, ऊपर वाला ही आपका लिए बेस्ट रहेगा। अगला बात करेंगे हम, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। नयामी रूपम है, नयामी में कौन सा रूप है? तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, नयामी में जो रूप है आपका लट लकार उत्तम पुरुष एकवचन है, यही आंसर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर एक पद का समास स्वीकार करना है, तो यहाँ पर कर देते हैं त्रिभुवनम, तो यहाँ पर इसका कर देते हैं तिर्याणाम, तिर्याणाम भुवनानाम, तिर्याणाम भुवनानाम समाहार। ठीक है, समास का नाम है साथियों द्विगु समास, समाहार है ना, पीछे विसर्ग लगा लेना इसके। यहाँ प्रतिदिन में समास है तो अव्ययीभाव समास है। ठीक है, सभी आंसर आपको यहाँ पर बताए गए हैं। आप एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको विभक्ति का नाम बताना है और उसको बदलना है। हेम रामम पश्यामि, ठीक है, सह नेत्रभ्यम पश्यति, और वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, बालकः विद्यालय पठति। तो इन रेखांकित पदों में किन्हीं दो पदों में निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखिए। तो रामम में कौन सी द्वितीया, और नेत्राभ्याम में तृतीया है, और इसमें पंचमी है, विद्यालय में सप्तमी है। इस प्रकार दो का लिखना है, आप किसी का भी लिख सकते हैं, मैंने चार ही बता दिए हैं। और यहाँ पर एक पद में धातु एवं प्रत्यय लिखिए, तो यहाँ पर धातु एवं प्रत्यय निकाल देते हैं, तो ये निकाल लीजिए। श्रु, श्रुधन कत्वा, श्रुधन कत्वा है ना, ये निकाल लीजिए। इसका भी हो जाएगा वैसे गम धन तुमुन, इसका हो जाएगा पट धन अनियर, इसका हो जाएगा अज धन अजधन टाप, है ना। चारों का बता दिया, लेकिन आपको इतना याद रखना है, श्रुधन कत्वा एक का। अगला, निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन करिए। तो यहाँ पर वाच्य परिवर्तन करके बता देते हैं आपको। सीता पत्रम लिखती, तो इसका वाच्य परिवर्तन कर देते हैं सितिया, ऊपर वाले के कर रहा हूँ एक का, सितिया, पत्रम का पत्रम यहाँ जाएगा, सीतिया पत्रम लिख्यते, लेख्यते, ये लेख्यते, लेख्यते। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आप लोग बोलते हैं, ठीक है, या तुम राम या हरि जाता है, कितने का करना है? सभी का करना है ना। वाक्यों का, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। लड़की को पढ़ना चाहिए, ठीक है। इस समय तुम कहाँ जा रहे हो? बंदर पेड़ पर चढ़ता है, सीता राम के साथ गई। तो यहाँ पर नीचे से देख लीजिए, सीता रामम रामेण, सीता रामेण सह वनम गच्छति, ठीक है। रामेण से वनम गच्छति, मैं बोल रहा हूँ इसका, सीता रामेण से वनम गच्छति। और बंदर वानरः
वानराः वृक्षे है। तो इसके सारे आंसर मैं आपको टेलीग्राम पर दे देता हूँ, क्योंकि इसमें समय लग जाएगा, लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है इनमें से किसी एक विषय पर, ठीक है, एक विषय पर। तो आपका टेलीग्राम पर इसको जो निबंध है पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 4 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 4 का करना है ना, कितने हैं ये, 8 दे रखे हैं, 4 का करना है। जैसे श्री गणेशाय नमः, त्वं सत्यं वद सदाह, सत्यं वदः, अत्र जीवनं दुरूहं जातम्, उभयतः ग्रामम् उभयतः वृक्षः अस्ति। तो इस प्रकार से आप ये 4 के कर सकते हैं ना, इसके आंसर भी सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जल्दी से आप सभी एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और आगे भी इसी प्रकार अपडेट मिलती रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।